हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका एनीमे की इस दुनिया में। चलिए तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि मो फैन और उसकी टीम फेनियाओ सिटी से निकलकर जापान पहुंचते हैं, जहां वे यानमिंग नाम के टेंपल में रुकते हैं। जहां यानमिंग टेंपल में मो फैन की मुलाकात मियाता नाम की मिस्टीरियस लड़की से होती है, जिसके पैरों के निशान नहीं होते, जिससे मोफैन परेशान हो जाता है। जिसके बाद रात में झाओ मनियाना का शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। जिसके बाद सबको एहसास होता है कि झाओ मनियान ने अपनी सोल खो दी है और असल में मियाता ही सोल ईटर है, जिसने झाओ मनियान को शिकार बनाया है। जिसके बाद मो फैन और म्यू निंगजू लड़की की तलाश में निकलते हैं, जहां टेंपल के पीछे मो फैन को सील किया हुआ रास्ता मिलता है और वहीं उसकी मुलाकात मियाता से होती है। मियाता मो फैन से म्यू निंगजू का नाम पूछती है, जिस पर पहले तो मो फैना पहले नहीं मानता है, पर म्यू निंगजू के रिक्वेस्ट करने पर मजबूरी में मो फैन उसका नाम बताता है, जिस पर मियाता इलाज खोजने की बात कहकर गायब हो जाती है। अगली सुबह पता चलता है कि म्यू निंगजू ने भी झाओ मन्यान की तरह अपनी सोल खो दी है। तब ए जियांगतू, मो फैन और बाकी कुछ मेंबर टेंपल के मिस्टीरियस हिस्से की जांच करने निकलते हैं। वहां उन्हें एक वुडन क्लैपर मिलता है, जिस पर अजीब एंशिएंट रून लिखे होते हैं। नान्यू, जिसे एंशिएंट चीजों का नॉलेज होता है, वो बताती है कि यह साधारण वस्तु नहीं बल्कि सोल ग्रेड वेसल है, जिसमें आत्मा कैद हो सकती है। क्लैपर तोड़ने से खतरा था, इसलिए उन्होंने अपनी स्पिरिट्स को वेसल के अंदर भेजकर मियाता को ढूंढने का निर्णय लिया। जिसके बाद मो फैन और ए जियांगतू क्लैपर के इंटरनल वर्ल्ड में पहुंचते हैं, जहां खोजते खोजते वे मियाता के अतीत को देखते हैं। वह निराशा और बेइज्जती से भरकर समुद्र किनारे आत्महत्या कर लेती है। जिसके साथ ही टेंपल के मॉनिक्स का सच उनके सामने आता है कि असली दोष क्यूई हाई का था, जिसने ईर्ष्या और झूठ फैलाकर नारा ओरिसोरा और मियाता को बदनाम किया, जिससे मियाता ने आत्महत्या की थी। असलियत यह थी कि मियाता निर्दोष थी और नारा ओरिसोरा को भी फंसाया गया था। जिसके बाद नारा ओरिसोरा भी वहीं आकर कुछ लिखने लगता है। इसी पर उनका टाइम खत्म हो जाता है। जिसके बाद रियल वर्ल्ड में लौटने के बाद मो फैन को पता चलता है कि नारा ओरिसोरा की मृत्यु तो बहुत पहले ही हो गई है। अब आगे, जिसके बाद मो फैन को एहसास होता है कि यहां एक नहीं दो इविल स्पिरिट है, एक मियाता की और दूसरी नारा ओरिसोरा की। जिस पर ए जियांगतू भी कहता है कि इसलिए हमें मियाता के मौत के बाद के भी दृश्य दिखे थे, क्योंकि वे दृश्य नारा ओरिसोरा की यादों के हिस्से थे। जिसके बाद मो फैन तुरंत ली कैफेंग से उन मौकों को लोकेशन पूछता है, जो कि मानिंग माउंटेन होती है। जो सुन मो फैन तुरंत वहां पहुंचने को कहता है, क्योंकि यही वो जगह थी जहां मियाता और नारा ओरिसोरा ने आत्महत्या की थी। जिसके बाद ए जियांगतू अपनी स्पेस एलिमेंट की पावर ब्लिंक से जल्दी वहां के लिए निकल जाता है, जबकि बाकी लोग भी जल्द से जल्द वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर मानयिंग माउंटेन पर सारे मॉन्ग एक अजीब तरह के इविल फॉर्मेशन में फंस गए होते हैं। जिसके बाद अचानक माउंटेन पर दर्जनों लाल चट्टानें हवा में तैरने लगती है और एक भयानक कर्स का पैटर्न बनाने लगी। जमीन पर खून की धाराएं बहकर इन चट्टानों से मिलकर एक 3D खोपड़ी जैसी आकृति बना रही थीं। जैसे ही यह आकृति पूरी हुई, चट्टानें मिलकर एक कब्र बन गईं और उस पर खूनी आकृति उभर आई। टेंपल के मॉन्क, जो वहां रिचुअल करने आए थे, समझ गए कि यहां उन्हें रिचुअल के लिए नहीं बल्कि मारने के लिए लाया गया था। सब मानने लगे कि यह सब नारा ओरिसोरा और मियाता की आत्मा का श्राप है। कुछ भिक्षु घुटनों के बल गिरकर प्रार्थना करने लगे, लेकिन क्यूई हाई ने सब पर आरोप लगाया कि यह नारा ओरिसोरा की चाल है। वह उसे बुरा भला कह ही रहा था कि अचानक एक मिस्टीरियस पावर ने उसे उठाकर कब्र पर पटक दिया और उसकी दाहिनी आंख नोचकर बाहर निकाल दी गई, जिससे खून बहने लगा। इसके बाद सभी भिक्षुओं की दाहिनी आंखें मिस्टीरियस पावर द्वारा फोड़ दी गईं। इसके बाद नारा ओरिसोरा की ठंडी आवाज गूंजी। उसने कहा कि जब वे सही गलत देख ही नहीं सकते तो दाहिनी आंख रखना बेकार है। कुछ देर बाद उनके दाहिने कान भी फाड़ दिए गए। चीखों और खून से माहौल
और डरावना हो गया। नारा और इसोरा ने और भी कहा कि जो हाथ गिरे हुए को उठाने की बजाय केवल मारना जानता है, वह भी व्यर्थ है। भिक्षु दर्द और पछतावे से तड़पने लगे और दया की भीख मांगने लगे। फिर एक बूढ़े साधु ने देखा कि अपनी दाहिनी आंख खोने के बाद वह नारा और इसोरा को देख पा रहा है। उसके साथ दो लाल राक्षस थे जो शास्त्रों में वर्णित यमराज के दूतों जैसे दिख रहे थे। वे क्यूई हाय को बांधकर उनके शरीर के अंग फाड़ रहे थे। क्यूई हाय का दाहिना हाथ भी चीरकर अलग कर दिया गया। इसी बीच ए जियांगतू प्रकट हुआ। उसने नारा और इसोरा को ललकारा और कहा कि वह गलत है। निर्दोष आत्माओं को राक्षसों में बदलना और उनका शिकार करना एक दुष्ट कार्य है। लेकिन नारा और इसोरा ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि वह तो उसे देख भी नहीं सकता, मारने की बात तो बहुत दूर है। जो बात सच भी थी, क्योंकि ए जियांगतू सिर्फ उसकी आवाज ही सुन सकता था। तभी मो फैन दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसने नारा और इसोरा को देखा और भयंकर गुस्से में पाखंडी, भ्रष्ट और निर्दयी साधु कहा, जिसने अपनी बदले की भावना के चलते खुद को एक डेमन स्पिरिट में बदल लिया, और न सिर्फ मियाता की स्पिरिट बल्कि मंदिर आने वालों की सोल्स को भी शिकार बनाया। जिसके बाद मो फैन कहता है कि अगर तुम झाओ मनयान और म्यू निंगजू की सोल लौटा दो तो मैं इस मामले को भूल जाऊंगा। फिर तुम्हें इन मॉन्क्स के साथ जो करना हो कर सकते हो। जिस पर नारा और इसोरा बताता है कि उन्हीं दोनों की सोल एनर्जी का उपयोग करके ही उसने ये कर्स बर्ड फॉर्मेशन पूरा किया है। जिस पर मो फैन गुस्सा होकर लाइटनिंग एक्सोरिज्म से उस पर हमले करता है, जिससे आकाश से तेज लाइटनिंग गिरती है, जो एक लाइटनिंग नेट बनकर नारा और इसोरा को घेर लेता है। इस बीच ए जियांगतू मॉन्क्स को तुरंत बचाने के लिए टेलीकिनेटिक पंजों का इस्तेमाल कर उन्हें कर्स फॉर्मेशन से बाहर निकल लेता है, लेकिन वो भी उन्हें बिना दया के साइड में फेंक देता है। इधर युद्ध में लाइटनिंग बोल्ट खाने के बाद नारा और इसोरा का शरीर तुरंत ठीक हो जाता है, लेकिन इससे उसकी पावर्स कम होने लगती है, जिससे गुस्से में वो अपने दोनों राक्षसों को उस पर हमला करने को भेजता है, लेकिन वे फॉर्मेशन के बाहर हमला नहीं कर पाते, जिससे मो फैन उन राक्षसों को जायंट शैडो सस्पाइकस से बांधकर मीटियोरिक फीस्ट से नारा और इसोरा को चट्टान में चिपका देता है। फिर टेलीकिनेटिक पंजे का इस्तेमाल कर उसे जमीन पर पटक देता है, जिससे उसकी हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। इसके बाद वो एडवांस लेवल स्पेल स्काई फ्लेम फाइनल ब्यूरल को कास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन पैटर्न बनाने में भूल होने के कारण उसका स्पेल टूट जाता है। जो देख नारा और इसोरा कुछ स्पेल पड़ता है, जिससे दोनों राक्षस अचानक अपने ही शरीर को नोचने लगते हैं और अपने सिर फाड़ने के बाद उनके शरीर के अंदर म्यूनिंगजू और झाओ मनयान के चेहरे दिखाई देते हैं। जो देख मो फैन अपने फोकस निकलेश की मदद से तुरंत समझ जाता है कि यह सब एक छलावा है, और इससे उसके मन में उसके प्रति जो थोड़ी बहुत दया थी वो भी खत्म हो जाती है। उसे गुस्सा आता है क्योंकि नारा और इसोरा ने उसके दोस्तों की सोल्स का दुरुपयोग कर उन्हें कष्ट पहुंचा रहा है। जिसके बाद वो फ्लेम बेले के साथ मर्ज होकर पहले उन दोनों राक्षसों को खत्म कर देता है। बाद में फ्लेम स्वॉर्ड से नारा और इसोरा पर अटैक करता है, जहां पहले तो नारा और इसोरा खुद को इमोर्टल समझता है, लेकिन बाद में वो भी खत्म हो जाता है। जो देख मो फैन सोचता है कि इविल स्पिरिट को खत्म करने से उसका कर्स भी खत्म हो जाना चाहिए। जिसके बाद मॉन्कों को स्थिति सुधारने के लिए उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जापान में भूत प्रेत और स्पिरिट्स की कहानियां आम थीं, और इस घटना ने उस धारणा को और मजबूत कर दिया। मो फैन और उसकी टीम वापस यानमिंग टेम्पल लौटे, जहां म्यू निंगजू आराम कर रही थी। उसे स्वस्थ देखकर मो फैन ने चैन की सांस ली। झाओ मनयान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे बस ये लगा कि वो बहुत लंबे वक्त से सो रहा है, जबकि जियांगयू ने बताया कि जिनकी सोल्स चुराई गई थी वो वापस आ गई हैं, लेकिन वे बहुत कमजोर हो चुके हैं, जिससे उनकी उम्र भी कम हो सकती है। जिसके बाद नानियों ने चेतावनी दी कि यहाँ के मैजिक एसोसिएशन को उनकी मौजूदगी का पता चले, उससे पहले उन्हें यहां से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वे इनलीगल तरीके से यहां घुसे हैं। जिस वजह से अगली सुबह टीम निकलने की तैयारी करती है कि तभी पता चला
कि झाओ मन्यान गायब है। जिस पर पूछने पर पता चला वो टेम्पल के पीछे वाले हिस्से में गया है, जिसके कुछ देर बाद जब वह लौटा तो उसने खुश होकर बताया कि उसे सपने में टेम्पल के पीछे एक टूटा हुआ टेम्पल और एक वुडन क्लैपर दिखा था, और सच में उसे पहाड़ के पीछे वही वस्तु मिली। इसलिए उसने वह मिस्टीरियस वुडन क्लैपर साथ ले लिया। यह देखकर मोफैन चौंक गया, क्योंकि उस पर एक स्ट्रॉन्ग मैजिकल लॉक लगा था जिसे कोई भी छू नहीं सकता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि क्लैपर झाओ मन्यान को स्वीकार कर रहा था, जबकि मोफैन और अन्य सभी को अस्वीकार कर रहा था। जिस पर नान्यू ने जांच कर बताया कि क्लैपर अब झाओ मन्यान की सोल से बंध गया है। उसके अनुसार यह केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि झाओ मन्यान की आत्मा सबसे पहले उस वेसल के संपर्क में रही थी, और इसलिए उसने उसे सपने के जरिए स्वीकार कर लिया। लेकिन मो फैन को यह अजीब लगा, क्योंकि क्लैपर अब उसे पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ अस्वीकार कर रहा है। नान्यू ने अंदाजा लगाया कि इसका कारण यह है कि मो फैन के पास पहले से ही एक और अत्यंत शक्तिशाली लाइफ टाइम वेसल मौजूद है, और वही क्लैपर को डरा रहा है। नान्यू ने आगे समझाया कि लाइफ टाइम वेसल बेहद अनोखे वेसल होते हैं, जो इंसान की सोल से पूरी तरह जुड़ जाते हैं। इन्हें कोई और छीन नहीं सकता जब तक मालिक की सोल को नष्ट न कर दिया जाए। हर व्यक्ति को अपने जीवन में केवल एक ही ऐसा वेसल मिल सकता है। वुडन क्लैपर भी ऐसा ही पात्र था, और इसने झाओ मन्यान को चुन लिया। नानियों को शक था कि मो फैन के पास जरूर ही कोई लाइफ टाइम वेसल है। हालांकि मो फैन ने इस बात को छिपाने की कोशिश की, लेकिन नानियों को यकीन था कि उसके पास जरूर कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है जो वो सीक्रेट ही रखना चाहता है। जिसके बाद टीम के सभी मेंबर अपना सामान समेटकर टोक्यो जाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल किया। जब ट्रेन समुद्र के किनारे किनारे चल रही थी, खिड़की से बाहर देखते हुए मो फैन ने ताजी हवा का आनंद ले रहा था। तभी जियांग यू ने उससे पूछा कि क्या समुद्र में वो आइलैंड हो सकता है जिसका जिक्र मियाता ने किया था। जिस पर मो फैन समुद्र में देखता है तो अनजाने में उसे धुंध में एक आइलैंड झलकता दिखाई दिया, लेकिन ट्रेन सुरंग में घुस गई और वह नजारा खो गया। बाहर निकलने के बाद उसे समुद्र में वो आइलैंड नहीं दिखा, जिससे वह उलझन में पड़ गया कि कहीं यह उसकी कल्पना तो नहीं थी। तो दोस्तों, अगर आपको भी जानना है कि वो आइलैंड सचमुच है या नहीं, तो कमेंट में आइलैंड लिखे, जिससे मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। यात्रा आगे बढ़ी और ट्रेन पहाड़ों के बीच से गुजरने लगी। जर्नी के दौरान जियांगतू ने बताया कि वे सीधे टोक्यो नहीं जाएंगे, बल्कि पहले ओसाका सिटी रुकेंगे। वहां के नेशनल यूनिवर्सिटी के साथ उनका एक फ्रेंडली बैटल तय हुआ है। यह सुनकर झाओ मन्यान और मो फैन दोनों उत्साहित हो गए, जबकि जू जिमिंग ने मो फैन को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। आखिरकार टीम ओसाका के करीब पहुंची। जियांग शाओक्सू लड़ाई में नहीं बल्कि खाने में दिलचस्पी रखती थी, इसलिए वह तुरंत सभी लड़कियों को लेकर ओसाका के स्वादिष्ट डिशेस की खोज में निकल गई। ओसाका पहुंचने के बाद मो फैन और उनकी टीम को पता चला कि ओसाका की नेशनल यूनिवर्सिटी युआंग माउंटेन की चोटी पर स्थित है। यह प्लेस अपने स्ट्रक्चर और भव्यता के लिए पूरे जापान में मशहूर था। हुआंग माउंटेन दरअसल दो खड़े और नुकीले माउंटेन से मिलकर बना था। दोनों माउंटेन एक दूसरे से इतने मिलते जुलते थे कि मानो जुड़वा हों। इन्हीं की चोटी पर खड़े थे ट्विन गार्जियन टावर्स, जहां ये यूनिवर्सिटी थी। टीम जब वेस्ट गार्डियन टावर पहुंची तो वहां का नजारा बेहद शानदार था। वहां एंट्री गेट पर समुराई जैसे कपड़े पहने दो जापानी मैजिशियंस पहरा दे रहे थे। तभी किमोनो पहने छाता लिए एक यंग लेडी वहां आई। पहली नजर में वो बहुत ही जेंटल लग रही थी, लेकिन असल में वो बहुत ही एरोगेंट थी। उसने आते ही बिना किसी एविडेंस के मो फैन और उनकी टीम को चीनी है ये जानकर उन पर रूल्स न मानने का आरोप लगा दिया। वह चीनी लोगों बिल्कुल गिरा हुआ मानती थे, मानो वे यहां स्वागत योग्य न हो। जो सुनमो फैन ने उसे समझाने की कोशिश की कि वे टूरिस्ट नहीं हैं, बल्कि स्पेशल पर्पस से आए हैं, लेकिन वो यंग लेडी, जिसका नाम मोचिजुकी चिहाया था, उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। वह बार बार बुरा भला कहती है, जिससे टीम का हर मेंबर्स की गुस्सा आता है। जो देख
मो फैन ने पहले सबको शांत रहने के लिए कहा, लेकिन जब चिहाया ने फिर भी उन्हें अपमानित करना चालू रखा, तो भी उसने उसे पलटकर तीखी गालियां देनी शुरू कर दी। दोनों के बीच तकरार इतनी बढ़ गई कि चिहाया ने अपनी पावर्स का यूज करने लगी। उसने अपनी मैजिकल पावर से जमीन से बेलें और कलियां तेजी से उगकर पूरे एरिया में फैल गईं। वह जमीन से ऊपर उठ गई और उसका ऑरा मानो फॉरेस्ट क्वीन जैसा लग रहा था। माहौल इतना स्ट्रेसफुल हो गया कि ग्राउंड में वॉर की सिचुएशन आ गई कि तभी वेस्ट गार्डियन टावर से एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज आई, जिसने उसे तुरंत रोकने के लिए कहा। मजबूरी में चिहाया ने अपनी शक्ति समेट ली। बेलें मुरझाकर राख बन गईं और वातावरण फिर से शांत हो गया। वह बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि मोचिजुकी कैन था, जो जापानी नेशनल यूनिवर्सिटी का एक एल्डर और इम्प्रेसिव आदमी था। उसने चिहाया को फटकार लगाई कि उसने बिना सोचे समझे आगंतुकों को अपमानित किया। फिर उसने ए जियांगतू और बाकी टीम का स्वागत किया। इसी बीच सुनहरे बालों वाला एक और जापानी मैजिशियन बाहर आया, जिसका नाम ओकामोटो था। उसने चीन की टीम को ताना मारते हुए कहा कि जापान के ट्विन गार्जियन टावर्स को चुनौती देने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं और उनका आत्मविश्वास उनकी ताकत पर आधारित है। इस पर गोंगयू ने पलटकर कहा कि लगता है हमारी जैसी टीम यह पहली बार आई है। माहौल में तनाव और हल्का फुल्का मजाक दोनों साथ साथ बह रहे थे। अंत में एल्डर केन ने शांति से चीन की टीम का स्वागत किया और उन्हें टावर्स के अंदर ले जाया गया। हालांकि उसने यह भी कहा कि ड्यूअल की व्यवस्था होगी, जिससे सबकी असली क्षमता का अंदाजा लगाया जा सके। तभी चीनी टीम की सभी लड़कियां वहां आ गई, जहां उन्हें देखकर सब लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि उनके हाथों में भर भर कर शॉपिंग बैग्स टंगे हुए थे। जो देख सब सोचते हैं कि ये लोग यहां ड्यूअल लड़ने आए हैं या शॉपिंग करने। जिसके बाद वेस्ट गार्डियन टावर में दाखिल होने के बाद सभी ने देखा कि इसका निर्माण बेहद भव्य और जटिल था। मुफैन और उसकी टीम को ओकामोटो और मोचिजुकी चिहाया ने टावर का टूर कराया। उन्होंने पाया कि ईस्ट और वेस्ट गार्डियन टावर एक विशाल ड्रॉब्रिज से जुड़े हुए थे। जिस पर मोफैन ने ओकामोटो से पूछा तो उसने बताया कि ये फोरबिडेन एरिया है, जहां सिर्फ एल्डर्स ही जा सकते हैं। अगर कोई बिना इजाजत वहां घुसने की कोशिश करता है तो वो राख हो जाता है, फिर भले ही वो कितना भी ताकतवर हो। जिस पर जब जियांगयू ने एक पत्थर फेंककर सिक्योरिटी चेकिंग किया तो आकाश से लाइटनिंग की एक वॉल उतर आई और पत्थर को सच में राख में बदल दिया। यह नजारा देख सभी दंग रह गए और समझ गए कि ईस्ट टावर तक पहुंचना असंभव है। इस हरकत पर ओकामोटो बेहद नाराज हो गया और उसने उन्हें चेतावनी दी कि वे कोई भी रूल न तोड़े। जिसके बाद शाम को ग्राउंड फ्लोर के एक सुंदर हॉल में दावत रखी गई, जहां जियांग शाओक्सू ने अपनी मेज पर अपनी शॉपिंग की गई वस्तुओं को बिछाकर रखा था। जो देख वह की एक लेडी एल्डर तेगामी ने व्यंग्य किया कि कोरिया की टीम ने यहां आने के बाद पूरा समय हार्ड ट्रेनिंग की थी, फिर भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जबकि चीनी लड़कियां ओसाका में सबसे पहले शॉपिंग करने निकल पड़ी। जो सुन जियांग शाओक्सू ने कहा कि यहां के गेटकीपर उसकी नजर में कुछ भी नहीं है, वो उन्हें आसानी से हरा सकती है, इसलिए वो शॉपिंग करने गई थी। जो सुन दावत में मौजूद सभी जापानी गुस्सा हो जाते हैं। इस पर एक महिला गेटकीपर ने तीखा व्यंग्य करते हुए जियांग शाओक्सू को चुनौती दी कि अगर उसके पास ताकत है तो साबित करे, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। लेकिन जियांग शाओक्सू भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने हल्के व्यंग्य और अहंकार के साथ कहा कि यह दावत जरूरत से ज्यादा लंबी हो रही है। वह पहले ही ओसाका में लज्जीज भोजन का आनंद ले चुकी है, लेकिन यहां के लोगों का व्यवहार उसे असहज करता है। इसलिए बेहतर होगा कि दावत छोड़कर तुरंत ड्यूअल शुरू किया जाए, ताकि वे जापानियों को सबक सिखाकर आगे अपने दूसरे कामों पर जा सकें। जो देख मोफैन ने जियांग शाओक्सू को शांत रहने को कहता है और कहता है कि तुम लोगों ने ओसाका में पहले ही पेट भर लिया है, लेकिन बाकी लोग अब भी भूखे हैं, इसलिए पहले खाना खत्म कर लेते हैं, बाद में इन जापानियों को उनकी औकात दिखाएंगे। जो सुन सारे जापानियों के मुंह पूरे काले पड़ जाते हैं। जिस पर दावत के बीच ही लेडी एल्डर तेगामी ने घोषणा की
कि भोजन के तुरंत बाद ड्यूअल होगा। यह सुनकर जापानी गेटकीपर बेहद उत्साहित हो उठे, क्योंकि यह उनके लिए अपनी नेशनल टीम में जगह बनाने का मौका था। मतलब, अगर उन्होंने यहां अच्छा प्रदर्शन किया तो उन्हें जापानी नेशनल टीम में शामिल होने का मौका भी मिल सकता है। उनके आदेश पर वहां के स्टूडेंट्स एरिना तैयार करने निकल पड़े। एल्डर केन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे समझ गए कि अब कोई और रास्ता नहीं है। ओकामोटो भी अधीर था और पहले ही चीनियों को सबक सिखाने के लिए तैयार था। गोंग्यू ने खुलेआम ओकामोटो को चुनौती दी, जिस पर तेगामी ने सहमति जताते हुए कहा कि मुकाबले 1 बाय 1 आमने सामने होंगे। प्रत्येक टीम से 5 मेंबर्स चुने जाएंगे, जिसके बाद ड्यूअल का एरिना दिखाई देता है। वहां का स्टेज ऐश क्रिस्टल से बना था, जिसे कोई नॉर्मल मैजिशियंस नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। जिसके बाद एल्डर तेगामी ने दोनों टीमों को अपने 5 मेंबर जो लड़ने वाले हैं उन्हें नक्की कर लेने को कहा, जहां ए जियांगतु ने जियांग शाओक्सू, गोंग्यू और मो फैन इन तीनों को चुना। इस पर जापानी लोगों ने तुरंत सवाल खड़े किए कि 5 मैच होने वाले हैं तो 3 को ही क्यों चुना है? क्या अब चीनी टीम अब पीछे हट रही है? जिस पर ए जियांगतु ने शांति से कहता है कि 5 मैच में जो 3 जीता वो टीम ये ड्यूअल जीत जाएगी, जिसके लिए ये 3 मेंबर्स ही काफी हैं। जो सुनकर जापानी कमांडर गुस्से में जलने लगा। चीनी टीम में माहौल अलग था। जियांग यू ने ए जियांगतु की इस हिम्मत पर अंगूठा उठाकर तारीफ की। वहीं जाओ। मन्यान मुस्कुराकर बोला कि वह इस बात के लिए उसे को 10 में से 10 पॉइंट देगा। लेकिन नान्यू को चिंता थी कि अगर कोई एक भी ये मैच हार गया तो ये उनकी बदनामी का कारण बनेगी। जिस पर गोंग्यू ने आत्मविश्वास से कहा कि उसे बाकी सबकी चिंता नहीं, पर वह अपनी लड़ाई कभी नहीं हारेगा। जिसके बाद गोंग्यू और ओकामोटो दोनों मंच पर आए और एल्डर तेगामी के संकेत मिलते ही पहला मैच स्टार्ट हो गया। जैसे ही मैच शुरू हुआ, दोनों इतनी तेजी से मूवमेंट्स करने लगे कि उनकी सिर्फ धुंधली शैडोज ही एरिना में दिख रही थीं। नॉर्मल मैजिशियंस को तो उनके अटैक्स भी नहीं दिख रहे थे। दोनों की स्ट्रेटजी स्पष्ट थी। गोंग्यू अपने मिस्टीरियस ग्लोव्स और असेसन जैसी स्पीड पर भरोसा कर रहा था, जबकि ओकामोटो अपनी इंटेंसिटी और एक्सपीरियंस पर। वहां बैठे जापानी कमांडर और एल्डर्स ने तुरंत पहचान लिया कि यह लड़ाई या तो बहुत देर तक खींचेगी या पलक झपकते खत्म हो जाएगी। जहां एल्डर तेगामी ने चिहाया से राय पूछी कि किसकी जीत होगी, जिस पर चिहाया कहती है कि चीनी टीम के लड़के की स्पीड कुछ ज्यादा ही तेज है, इसलिए वो भी सही से नहीं बता सकती कि कौन जीतेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि एरिना में गोंग्यू और ओकामोटो का मैच मो फैन को इतनी उबाऊ लगी कि उसे नींद आने लगी। लेकिन अचानक लोहे के टकराने की टंग जैसी आवाज ने सबका ध्यान खींचा। गोंग्यू का पंजा ओकामोटो के आर्मर को भेद चुका था और वहां से खून बह निकला। उसी समय ओकामोटो ने विंड एलिमेंट का उपयोग करके उस पर अटैक किया, लेकिन इंटरनल इंजरीज के कारण उसकी पावर कम हो गई। लेकिन तब भी गोंग्यू गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसमें उसकी कुछ हड्डियां टूट चुकी थीं। फिर भी उसने हार नहीं मानी, जिससे गोंग्यू ये मैच जीत जाता है। जिसके बाद चीनी टीम ने गोंग्यू को संभाला और नान रोंगनी ने उसकी इंजरीज की जांच की। उसकी स्थिति चिंताजनक थी, लेकिन इस पर गोंग्यू ने उनको कहा कि उसके ऑपोनेंट की हालत तो उससे भी खराब है। इस बीच मो फैन ने माहौल हल्का करते हुए गोंग्यू का मजाक उड़ाया और खुद लड़ने तैयार हुआ, जिस पर जियांग शाओक्सू ने उसे चेतावनी दी कि वो हार नहीं सकता। जिसके बाद मो फैन एरिना में जाकर सीधे मोचिजुकी चिहाया को लड़ने के लिए चुनता है। इस पर जापानी टीम और उनके कमांडरों में हलचल मच गई, जबकि वहां के स्टूडेंट्स उस पर हंसने लगते हैं। एल्डर केन मो फैन को समझाते हुए कहते हैं कि चियाहा को छोड़ तुम किसी से भी लड़ सकते हो, लेकिन मो फैन ने जिद पकड़ ली कि चियाहा ही उसकी ओपोनेंट होगी। जिस पर मोचिजुकी चिहाया भी आगे आती है। उसकी आंखों में भी उपहास था, मानो वह किसी जोकर को देख रही हो। जिसके बाद चियाहा मान जाती है और मो फैन से कहती है कि वो एक और मेंबर को चुन ले, ताकि लोग उन्हें ऐसा न कहे कि जापानियों ने चीनी टीम का फायदा उठाया है। जिस पर मो फैन बिना मन के ए जियांगतु से किसी को चुनने के लिए कहता है, जहां ए जियांगतु खुद को ही को
आगे लड़ने के लिए चुनता है, जिसके बाद दोनों एरेना के स्टेज पर पहुंचते हैं। ये देख जापानी स्टूडेंट्स मो फैन पर हंसते हैं और उसे मूर्ख करार दे देते हैं। वे आपस में बातें कर रहे थे कि मो फैन 2 मिनट से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। जो सुन मो फैन को सभी का मजाक सहना पड़ा, लेकिन इससे उसके अंदर का गुस्सा और उसे हराने का संकल्प और भी प्रबल हो गया, जिसके बाद एरना में मो फैन ने घोषणा करता है कि वह अपने सारे एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट का इस्तेमाल नहीं करके भी उसे हराएगा। यह सुनकर चिहाया की हंसी ही नहीं रुकती। वह जानता था कि मोचीजुकी चिहाया शक्तिशाली है, लेकिन वह डरने वाला नहीं था। जिसके बाद जैसे ही ड्यूअल शुरू हुआ, मो फैन ने लाइटनिंग सील से उस पर पहला अटैक किया, लेकिन चिहाया ने प्लांट एलिमेंट से एक जायंट फ्लावर की शील्ड बनाकर आसानी से उसका वार रोक दिया। जो देख मो फैन ने तुरंत लाइटनिंग से फायर पर स्विच किया, लेकिन इससे पहले कि वो हमला कर पता, चिहाया ने प्लांट सीड बोकर पूरे ग्राउंड को कुन का फॉरेस्ट बना दिया, जो घनी बेलों और शाखाओं से भरा हुआ था। मो फैन ने तेजी से इस जाल से बचने की कोशिश की। वह बेलों पर पैर रखकर हवा जंप में लगाता है और फायर से उन्हें नष्ट करने का प्रयास करता है। फिर भी चिहाया के सीड्स लगातार फैलते ही रहते हैं और फॉरेस्ट पूरे ग्राउंड में फैलने लगा। ऑडियंस को यह देख ऐसा लग रहा था कि वो किसी मनकी का शो देख रहे हैं, क्योंकि मो फैन बेलों से बचते हुए इधर उधर भाग रहा था, जिस पर जापानी टीम हंस रही थी, जबकि चीनी टीम चिंता में डूबी थी। स्थिति तब और बिगड़ी जब एक सीड सीधे मो फैन के पीठ पर चिपक गया। कुछ ही सेकंड में उसके ऊपर प्लांट उगाए और बेलों ने उसे एक मोटे कोकून में बंद कर दिया। यह कोकून इतना मजबूत था कि रोशनी भी अंदर नहीं पहुंच सकती थी। मो फैन बिल्कुल कैद हो गया और सबको को लगा कि अब उसकी हार निश्चित है। चीनी टीम के लोग भी चौंक गए और उन्होंने भी मान लिया कि मो फैन यह मुकाबला हार चुका है। लेकिन तभी एक जापानी कमांडर ने ध्यान दिया कि ग्राउंड से इंटेंस अमाउंट में फायर एनर्जी निकल रही है। वास्तव में कोकून के अंदर मो फैन ने हार नहीं मानी थी। उसने अपनी लिटिल फ्लेम बेले को बुलाकर पूरा कोकून जलाने को कहा था, जिससे धीरे धीरे कोकून जलकर राख हो गया और मो फैन फ्लेम्स से ढका हुआ बाहर आया, जैसे कि कोई फायर मॉन्स्टर ने पुनर्जन्म ले लिया हो। जिसके बाद उसने तुरंत एडवांस स्पेल स्काई फ्लेम फाइनल ब्यूरल कास्ट कर किया, क्योंकि कोकून ने उसे सुरक्षित रूप से स्पेल कास्ट करने का समय दिया था और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। जैसे ही स्पेल पूरा हुआ, स्काई से आग के विशाल गोले बरसने लगे। पूरा स्टेज आग के समुद्र में बदल गया। पहले बोए गए प्लांट्स और सीड्स राख हो गए। जापानी एल्डर्स और स्टूडेंट्स स्तब्ध रह गए, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि मो फैन वास्तव में एक एडवांस फायर मैजिशियन है। इस स्पेल ने पूरे वातावरण को बदल दिया। जो देख चिहाया ने भी तुरंत प्रतिक्रिया की और वाटर एलिमेंट का उपयोग कर उसका एडवांस स्पेल वाटर कर्टेन बनाया, जिसने आग की बारिश को रोक दिया, लेकिन उसे ग्राउंड के एक कोने में जरूर धकेला गया था। इस तरह पता चला कि वह भी एक एडवांस मैजिशियन है। चीनी टीम हैरान थी कि मो फैन का सबसे ताकतवर स्पेल भी उसे हरा नहीं पाया। वहीं जापानी छात्र चौंक गए कि वेस्ट गार्जियन टॉवर की अपराजेय चिहाया को पहली बार किसी ने ग्राउंड पर कोने में धकेल दिया। अगर उसने वाटर कर्टेन 1 सेकंड भी देर से डाला होता तो वह हार चुकी होती। ग्राउंड पर अभी भी लाल फ्लेम्स का सागर धधक रहा था। हालांकि स्काई फ्लेम फाइनल ब्यूरल ने चिहाया को कोई सीरियस इंजरीज नहीं पहुंचाई, लेकिन इससे मो फैन को बढ़त जरूर मिल गई थी। फायर फ्लेम्स ने उसके प्लांट्स को फैलने से रोक दिया, जिससे मो फैन को उस पर अटैक करने का मौका मिला। जिसके बाद मो फैन ने ब्लड टैबी को बुलाकर अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ को कई गुना बढ़ा ली। तेजी से आगे बढ़ते हुए उसने चिहाया पर सीधा अटैक किया। इस अटैक से जमीन पर टेरिफाइंग शॉकवेव फैली और चिहाया हवा में उछल गई, मगर वो अपनी बेलों का सहारा लेकर हवा में ही बैलेंस बना लेती है। तभी मो फैन ने उसकी वीक पोजीशन का फायदा उठाते हुए लाइटनिंग स्पेल चलाया, जिससे एक बोल्ट सीधी उसकी पीठ पर जा गिरी और जिससे उसका बैलेंस बिगड़ गया। जो देख मो फैन ने तुरंत ही फायर बर्स्ट की बौछार कर दी।
उसने एक साथ 10 से भी ज्यादा आग के गोले दागे जो लगातार चिहाया के ब्लू मैजिकल आर्मर से टकराते रहे। उसका आर्मर हाई लेवल का था, लेकिन इतने इंटेंस अटैक्स ने उसे भी कमजोर कर दिया। इसके तुरंत बाद मो फैन ने ग्राउंड ब्रेक का यूज किया, जिससे जमीन से लावा फूट पड़ा और चिहाया को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन चिहाया ने भी तुरंत वाटर कर्टेन का यूज खुद को फिर से बचा लिया। उसकी डिफेंसिव कैपेसिटी झाओ मनियान से भी अधिक साबित हुई, क्योंकि उसने एक साथ 6 लेयर की वाटर सील्ड बना ली थी। जहां जियांग यू ने भी एक्सेप्ट किया कि मो फैन के लगातार अटैक्स ने किसी और को कब का गिरा दिया होता, लेकिन चिहाया अब भी डटी हुई थी। वहीं मो फैन के लगातार स्पेल्स चलाने से उसकी एनर्जी घट रही थी, जिससे वो थोड़ी देर अटैक करने से रुक जाता है। उधर चिहाया ने यह मौका पाकर फिर से प्लांट्स पर कंट्रोल करना शुरू किया। फायर की आधी फ्लेम्स अब तक शांत हो चुकी थीं और उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने ग्राउंड को फाड़कर एक भयावह बेल बाहर निकाली, जो किसी 1000 साल पुराने पेड़ के जितनी मोटी थी। यह बेल अद्भुत लचीलापन और ताकत रखती थी, जो देख मो फैन को याद आता है कि यह अटैक उसने पहले भी देखा है। यह प्लांट एलिमेंट का एडवांस स्पेल डेमन ट्री हैंड था, जो देख मो फैन को जैसे ही खतरे का आभास हुआ वह पीछे हट गया। लेकिन बेल उससे भी तेज थी। उसने उसे इतनी जोर से मारा कि मो फैन हवा में उछल गया, लेकिन टकराने से पहले उसने ब्लैक स्नैक आर्मर को बुला लिया, जिससे उसे इस अटैक में कोई सीरियस इंजरीज नहीं हुई। जिसके बाद डेमन ट्री हैंड गायब हो जाता है और मो फैन के ठीक नीचे दिखाई देता है, जिससे अचानक स्टेज का एक हिस्सा गायब हो गया और 100 मीटर के दायरे में एक गहरा गड्ढा बन गया। मो फैन के ब्लैक स्नैक आर्मर ने डेमन ट्री हैंड का प्रेशर तो झेल लिया, लेकिन वह उस गहरे गड्ढे में गिर गया। इस दौरान स्टेज के बाहर बैठे चीनी टीम के मेंबर्स चकित थी कि आखिर चिहाया इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है। तभी यह जियांगतू को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि कोई स्टूडेंट तो इतना पावरफुल नहीं हो सकता। जिसके बाद वो एक जापानी स्टूडेंट से इस बारे में पूछता है, जो सुन उसके पीछे बैठी एल्डर तेगामी कहती है कि हमने कभी नहीं कहा कि वो एक स्टूडेंट है, बल्कि वो तो यहाँ की बैटल इंस्ट्रक्टर है। जो खुलासा सुनकर चीनी टीम के मेंबर्स स्तब्ध रह गए। सबको लगा कि यह ड्यूअल शुरू से ही गलत था, क्योंकि मो फैन को एक इंस्ट्रक्टर के साथ लड़ा दिया गया था। लेकिन इसमें उनकी गलती भी नहीं थी, क्योंकि मो फैन ने ही उससे लड़ने की जिद की थी और उन्हें समझने का मौका भी नहीं दिया। जिसके बाद गड्ढे के अंदर मो फैन ने महसूस किया कि अब बेसिक स्पेल्स से वह नहीं बच पाएगा। इसलिए उसने तुरंत लिटिल फ्लेम बेले को बुलाया और उसके साथ मर्ज हो गया। उसकी बॉडी से इंटेंस अमाउंट में फायर फ्लेम्स निकली और उसकी पीठ से तुरंत 1000 लेयर फ्लेम फेदर प्रकट हुए। इन फेदर्स ने पूरे गड्ढे को रोशन कर दिया और डेमन ट्री की ब्रांचेस को जलाकर राख कर मो फैन गड्ढे से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही मो फैन ने फायर की सारी पावर एक बड़े गोले में केंद्रित कर दी और किसी मिट्योर की तरह उसे चिहाया की ओर फेंक दिया। यह अटैक इतना डेंजरस था कि चिहाया की चारों ओर की 6 लेयर वाटर सील्ड नष्ट हो गई, जिससे उसने तुरंत वाटर कर्टेन कास्ट किया, लेकिन थोड़ी देर से कास्ट होने की वजह से उसे पीछे धकेल दिया गया। वो फैन फायर फ्लेम्स में लिपटा हुआ ग्राउंड पर उतरा। वो थक गया था, लेकिन वो यह देखकर सरप्राइज हो गया कि इतने अटैक्स के बावजूद चिहाया लगभग पूरी तरह से सुरक्षित थी। उसके आर्मर और वाटर कर्टेन ने मिलकर उसे सीरियस इंजरीज होने से बचा लिया। दूसरी ओर चिहाया का चेहरा भी गंभीर था, क्योंकि उसका एक पैर बाउंड्री लाइन से बाहर चला गया था। रूल्स के हिसाब से वह अभी पूरी तरह नहीं हारी थी, लेकिन यह साफ हो गया था कि इंस्ट्रक्टर होने के बावजूद वह अब हार की स्थिति में पहुंच चुकी है। चिहाया ने अविश्वास से मो फैन को देखा और उसकी मिस्टीरियस फ्लेम्स को समझने की कोशिश की, मगर मो फैन ने उसे नजरअंदाज कर आगे लड़ने की मांग की। तभी मो फैन के चारों ओर फायर एलिमेंट की मैसिव एनर्जी इकट्ठी होने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पास अनलिमिटेड एनर्जी है और वह फायर एलिमेंट पर फुल कंट्रोल कर सकता है। यह सीन बाहर से भले ही नॉर्मल लग रहा था, लेकिन
चिहाया ने तुरंत ही एक प्रेशर महसूस किया। उसका वाटर एलिमेंट फायर एलिमेंट के आगे पूरी तरह दब गया था। तभी उसने अनएक्सपेक्टली अपना दूसरा पैर भी बाउंड्री लाइन के बाहर रख दिया और हार मान ली, क्योंकि उसे पता चला कि मो फैन ने अपने फायर डोमेन को अवेकन किया है। उसने मो फैन को समझाया कि उसने अभी अभी अपना फायर डोमेन अवेकन किया है। डोमेन मैजिशियन की सुप्रीम एबिलिटीज में से एक है जिसमें वे एक सर्टेन एरिया में एलिमेंटल पार्टिकल्स को अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल कर उसे कोई भी शेप दे सकते हैं। इसके साथ साथ यह पावर उनके स्पेल कास्टिंग की स्पीड, कंट्रोल और कन्वर्शन को बढ़ाती है और ऑपोनेंट के एलिमेंट्स को भी दबा सकती है। यही कारण है कि हाई लेवल मैजिशियंस के बीच डोमेन मेन रोल निभाता है। जिसके बाद चिहाया मो फैन को डोमेन के बारे में जानकारी दी, क्योंकि डोमेन जैसी पावर को बहुत कम मैजिशियंस ही अवेकन कर पाते हैं। जिससे मो फैन को उसके बारे में अच्छी समझ हुई और उसका चिहाया को देखने का नजरिया भी बदल गया। वह अब समझ गया कि उसकी यह एबिलिटी लिटिल फ्लेम बेले के साथ मर्ज होने से हुई है। उसकी फायर स्पिरिट उसे फायर एलिमेंट पर जन्मजात नियंत्रण रखती थी, जिसने उसे यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मौका दिया। जिसके बाद मो फैन और लिटिल फ्लेम बेले ने मिलकर, जैसा चिहाया ने कहा वैसे, फायर एलिमेंट के पार्टिकल्स को अपने चारों ओर खींचने की प्रैक्टिस करने लगे। दोनों मिलकर इस डोमेन को स्थिर करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि फ्यूचर की बैटल्स में यह उनकी सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड बन सके। दूसरी ओर स्टूडेंट्स और जापानी टीम स्तब्ध थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक इंस्ट्रक्टर मो फैन जैसे स्टूडेंट के सामने हार मान लेगी। जापानी कमांडर तक को यह अजीब लगा कि चिहाया ने अपना डोमेन उपयोग किए बिना ही हार क्यों मानी, मगर अनुभवी मैजिशियन एल्डर कैन को समझ में आ गया कि चिहाया मो फैन को उसके फायर डोमेन के बारे में बता रही है। मो फैन ने महसूस किया कि वह तुरंत अपना डोमेन पूरी तरह जागृत नहीं कर पाया, लेकिन उसने उसका फर्स्ट स्टेप उठा लिया था। उसने उस एक्सपीरियंस को साफ साफ याद किया जिसमें फायर एलिमेंट उसकी इच्छानुसार कंट्रोल हो रहे थे, वो भी बिना किसी कॉम्प्लेक्स स्टार कंसलेशन और पैटर्न के। जो एक्सपीरियंस उसके लिए बिल्कुल ही नया था। ड्यूअल के बाद जापानी स्टूडेंट्स मो फैन की ताकत देखकर हैरान थे। कुछ ने मजाक उड़ाया कि चिहाया ने जानबूझकर हार मानी होगी, जबकि अन्य उसके टैलेंट की सराहना कर रहे थे। इसी बीच मो फैन को यह जानकर झटका लगा कि चिहाया दरअसल एक इंस्ट्रक्टर से है, न कि कोई स्टूडेंट। इस पर उसने थोड़ी हैरानी और थोड़ी शंका भी हुई कि आखिर चिहाया ने उसकी मदद क्यों की। अगला मुकाबला जियांग शाओक्सू और जापानी स्टूडेंट कोइके शोको के बीच हुआ। जियांग शाओक्सू एक साइकिक मैजिशियन थी और ऐसे मैजिशियंस आमने सामने की लड़ाई में बेहद डेंजरस साबित होते हैं। कोइके शोको जैसी स्ट्रांग ऑपोनेंट भी उसके लगातार साइकिल अटैक्स के सामने असहाय हो गई। साइकिक अटैक इतना गहरा था कि कोइके शोको को कोई स्पेल इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला और उसे जल्दी ही अपमानजनक हार झेलनी पड़ी। ड्यूअल खत्म होने के बाद जियांग शाओक्सू ने आत्मविश्वास से अपनी ओपोनेंट की ओर देखते हुए कहा कि नेशनल टीम के मेंबर्स और नॉर्मल गेटकीपर के बीच यही रियल डिफरेंस है। उसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हारने वाले कंट्री के लेवल से चीन की नेशनल टीम की ताकत को आंकना मूर्खता है। इस जीत के साथ चीनी टीम ने लगातार 3 मैचेस जीत लिए थे। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।